नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। आज 25 जून है, वो दिन जब आज से 45 साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। बीजेपी हर साल इस दिन के बहाने कांग्रेस को घेरती है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेर लिया। उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और कहा कि देश में लोकतंत्र तो बहाल हो गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर आज तक लोकतंत्र नहीं आ पाया। उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर आई खबरों को लेकर भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए और कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए, एक वंश से संबंध नहीं रख पाने वाले नेता क्यों अपनी बात कांग्रेस में नहीं रख सकते। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने बयान में कहा था कि एक नकार दिया गया राजवंश विपक्ष नहीं कहला सकता। बीजेपी के सीधे हमले ऐसे वक्त पर हैं जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन से लेकर कोरोना के मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक हैं। कांग्रेस ने अपने पलटवार में कहा कि आपातकाल की बात करने वालों ने सभी संस्थाओं का दमन कर दिया। तो आज का सवाल इसी बात पर कि क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्यों बार बार 1975 की इमरजेंसी की तुलना में यह कहा जाता है कि आज के दौर में भी अघोषित इमरजेंसी का काल है? बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आज दंगल का हिस्सा होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था। खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है, वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। 2019 के अपने मन की बात के संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के ऐलान की बरसी पर ट्वीट करके कहा, आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के खतरे की बात की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर ले बैठे। अमित शाह ने ट्वीट किया, लाखों लोगों के प्रयास की वजह से आपातकाल हटा। भारत में लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र की वापसी नहीं हुई। एक परिवार का हित पार्टी और राष्ट्रीय हितों पर भारी है। ये दुखद स्थिति कांग्रेस में आज भी है। अमित शाह ने एक अंग्रेजी अखबार की खबर के आधार पर आगे कहा, हाल की सीडब्ल्यूसी बैठक में वरिष्ठ और युवा सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए, लेकिन वो चुप करा दिए गए। पार्टी का एक प्रवक्ता बिना किसी औपचारिकता के हटा दिया गया। कड़वी सच्चाई है कि कांग्रेस में नेताओं का दम फूल रहा है। अमित शाह ने आगे कहा कि भारत की विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को खुद से सवाल करने चाहिए, क्यों आपातकाल वाली मानसिकता बची है? ऐसे वंश से संबंध न रखने वाले नेता क्यों नहीं बात रख पाते? कांग्रेस में नेता निराश क्यों हैं? नहीं तो लोगों से दूरी चौड़ी होती जाएगी। जिस तरह से लोगों को नियंत्रित किया गया, किसी को बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं और विरोध के निर्णय के देने की भी आजादी नहीं थी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के चरित्र में कोई बदलाव हुआ है? अभी भी वही हाल है। अभी भी वही दरबार संस्कृति। जो ये समझता है उस समय इंदिरा गांधी वॉज इंडिया, आज वो समझता है गांधी परिवार इज कांग्रेस। 25 जून 1975 को लगा आपातकाल कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। लगभग पूरी बीजेपी और एनडीए के मंत्रियों, सांसदों ने आपातकाल के बहाने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा, ये हमारे सत्याग्रहियों का तप ही था जिससे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों ने एक अधिनायकवादी मानसिकता पर सफलतापूर्वक जीत प्राप्त की। लेकिन 6 साल से सत्ता में मौजूद मोदी सरकार पर अब कांग्रेस उल्टे पलटवार करने लगी है। Those talking of emergency today have done everything under their command to compromise every single institution without declaring an emergency. During emergency, RSS of course supported the emergency. Mr. Amit Shah should learn his lessons again. कांग्रेस सरकार को चीन के अतिक्रमण से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम और कोरोना से निपटने के तौर तरीकों जैसे मुद्दों पर घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार में सवाल पूछने की आजादी छिन रही है।
आनंद पटेल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी आ गए हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह आ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं। इत्तेफाक की बात है, सुधांशु त्रिवेदी का जन्म जून 1975 का ही है, अगर सुधांशु त्रिवेदी मैं इंटरनेट पर सही पढ़ पा रहा हूं तो। और अखिलेश प्रताप सिंह का जन्म 1962 या 1965 का यहां पर दिखाई जा रहा है इंटरनेट पर। तो दोनों ही नेता जो उस समय की परिस्थिति को कुछ हद तक देख भाल समझ पाए हों, ना समझ पाए हों, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इमरजेंसी का जिक्र बार बार क्यों आता है, इस पर बात करेंगे दोनों से। और दो मेहमान हमारे साथ और होंगे। आशुतोष हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त सत्यहिंदी.com वेबसाइट चलाते हैं। और संगीत रागी आरएसएस से जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, हर साल इमरजेंसी की बरसी मनानी चाहिए, कांग्रेस को मनाते हैं आप लोग? देखिए, यदि किसी देश के साथ लोकतंत्र में कोई बहुत अच्छी घटना हो गई हो, उसे हर साल स्मरण करना चाहिए। गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, और अगर वैसी ही कोई बुरी घटना हो गई हो जो कि दुर्घटना ना हो, सोची समझे षड्यंत्र के तहत हुई हो, तो उसको भी याद रखना चाहिए। क्योंकि अच्छे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमने क्या पाया था, बुरे अवसर यह याद दिलाते हैं कि हमने क्या खोया था। इसलिए दोनों को बिल्कुल स्मरण रखना चाहिए। और मैं एक और उदाहरण देता हूं। अभी कल ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्ट्री डे परेड में रक्षा मंत्री गए थे रूस में, 75वीं वर्षगांठ थी। आपको पता है, जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नियम बना था कि यदि कोई भी होलोकॉस्ट को जस्टिफाई करने का प्रयास करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल हो जाएगी। यानी जो गलत हुआ उसे स्वीकार करिए, गलत हुआ और कतई जस्टिफाई मत करिए। मगर अफसोस, भारत में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहने वाले देवकांत बरुआ थे, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। यानी वो अपने बयान पे कायम है। चाइना, जिससे आजकल इनका बहुत प्रेम है, वो ओपनली कहता है कि माओ की सांस्कृतिक क्रांति उसके लिए गलत थी, मगर यह गलत स्वीकार नहीं करते। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैंने जर्मनी का उल्लेख किया है, तो आपको रोहित जी पता है, एक देश की तुलना एक शासक से कब हुई पहली बार? 1934 नाजी पार्टी का एक बहुत बड़ा अधिवेशन था, जिसमें नाजियों की बहुत प्रिय फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल, उसका मंचन हुआ। तब हिटलर के डेप्यूटी रूडोल्फ हेस ने वहां नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। वही प्रतिध्वनित हुआ था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो जब कहीं पर कोई एक व्यक्ति या परिवार राष्ट्र से ऊपर हो जाए, तो वो खतरा सदैव याद रखना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, याद आपको रखना चाहिए या इनको? गलती आपसे हुई तो याद भी आप लोगों को ज्यादा रखना चाहिए। देखिए, हालांकि इमरजेंसी संविधान प्रदत्त अधिकार था, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए शर्मिंदगी और खेद व्यक्त की थी। और अभी इन्होंने कहा, कई जगह हिटलर के प्रिय हैं ये लोग, तो हिटलर की बातें यादें इन लोगों को याद रहती है। गोधरा के गुनहगार बताएंगे इमरजेंसी के ऊपर, मांगेंगे माफी आप। और मैं आपको भी सुन रहा था, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या आज की तारीख में? मैं बीजेपी और मीडिया दोनों लोगों से यह कहता हूं कि वो लोग आज से सिर्फ इतना बोल के आजमा लें कि यह जो दिल्ली की सरकार है वह मोदी 2 नहीं, ये बीजेपी 2 या एनडीए 2 है। ये बोलने लगे तो देख लीजिए, इतने ही में पता लग जाएगा कि कितनी अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है। बड़े आराम से पता लग जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अडवाणी, वो तो घोषित इमरजेंसी थी। यहां तो पिछले 6 वर्षों से अघोषित इमरजेंसी चल रही है। अडवाणी जी ने शुरुआत के वर्षों में बता दिया, और उसके बाद सोरी जी ने बताया कि 3 लोगों की सिर्फ सरकार है। एक हमारे आदरणीय अब नहीं रहे हम लोग के बीच में, जेटली साहब, अब 2 लोगों की सरकार है। तीसरे की कहीं चलती हो, किसी की सुनाई देती हो तो कोई देश में बता दे। और इमरजेंसी
इमरजेंसी से भी खतरनाक शासन है इस टाइम। हिंदुस्तान की आजादी में पहली बार 4 सिटिंग जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के ऊपर आरोप लगाया था हस्तक्षेप और दबाव का। ये न्यायपालिका, अब अखिलेश जी लेटेस्ट बता रहा हूं, आपका वक्तव्य समाप्त हो गया, तो मैं दंगों सवाल पे एफआईआर की हियरिंग करने वाले जज को किस तरह से रातों रात स्थानांतरित कर दिया गया। मैं अभी गुजरात में कोरोना के नहीं, अभी आशुतोष जी को चर्चा में लाऊंगा। डॉक्टरी तो अगर वो अपना किस आवाज आम आदमी पार्टी वाला स्टेट छोड़ के सारे उदाहरण सामने रखेंगे तो आपके भी समय के जजों के नियुक्तियां, स्थानांतरण, उनके तबादले और उनको किनारे लगा देने के उदाहरण सामने रख देंगे सारे के सारे। लेकिन तथ्यात्मक बातें रख रहा हूं, किसी को हमने रोका सर, नहीं। आपने तो तथ्य पहली लाइन में रख दिया था कि संविधान ने आपको इमरजेंसी लगाने का अधिकार दिया था, फिर उसको गलती का मान रहे हैं, फिर उस पर माफी का मांग रहे हैं। जब संविधान का अधिकार था और आपने उसके हिसाब से इस्तेमाल किया तो फिर शर्मिंदगी किस लिए? फिर क्यों माफी मांग रहे हैं? गलत किया, मैंने माफी फिर मांगी। क्यों माफी मांग रहे हैं? बीजेपी ने अपने गलत कृत्यों का अरे भाई, कोई मांगी हो, अगर बता संविधान दीजिए। ने क्या आपको छूट दी थी बीजेपी लगाने गोधरा की, माफी मांगेगी? तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? गोधरा का माफी मांगना चाहिए। अगर संविधान ने आपको छूट दी थी तो माफी क्यों मांग रहे हैं, तो बता दीजिए। गलतियां होती है, इंसान से गलतियां होती है, माफी मांगना कोई छोटा नहीं होता है। अखिलेश जी, गोधरा पे माफी मांगेगी बीजेपी? अखिलेश आप जी, क्या मानते हैं? गोधरा अच्छा कृत्य किया गया था? अखिलेश जी, आप बताइए क्या मानते हैं? अखिलेश जी, क्या फरवरी का बीजेपी महीना कहेगी आएगा, आज हम? बीजेपी गोधरा पे कहेगी दोबारा आज? बहस होगी, उस दिन पूछ लूंगा इनसे देखिए, माफी मांग रहे हैं कि सुनो ना, नहीं। लेकिन उसके पहले मैं केवल ये पूछ रहा हूँ अखिलेश जी, देखिए अब एक तो आप सर्टिफिकेट देना बंद कर बोलिए दिया। बोलिए, ये सर्टिफिकेट मत दीजिए। कुतर्क कौन कर रहा है सर? ये जनता को तय करने देते हैं। आप कुतर्क कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, सुधांशु कर रहे हैं, आशुतोष करेंगे, संगीत जी करेंगे, ये जनता तय कर लेगी कुतर्क कौन कर रहा है, तर्क कौन दे रहा है। केवल ये बता दीजिए सर कि जब आप खुद जस्टिफाई कर रहे हैं पहली लाइन में कि संविधान ने हमको छूट दी थी, फिर उस पर माफी क्यों मांग रहे हैं? पहली चीज। दूसरा सर, दूसरा आपकी सरकारों ने क्या जजों के तबादले नहीं किए? क्या जजों को खुड्डे लाइन नहीं लगाया? क्या जजों को उनके फैसलों की सजाएं नहीं दी? पूछो अभी आशुतोष जी से, बताएं, वो आपको याद दिलाएं। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब सुधांशु जी ने कहा ये बड़ा भारी पाप और दुष्कृत किया था, तो मैंने उसका जवाब में कहा ये संविधान में था। लेकिन हमें महसूस है, आज भी महसूस है, हम कहते हैं गलती हुई, अच्छा शर्मिंदगी से कहते हैं। बीजेपी एक चीज को कह दे, गोधरा को, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन स्वीकारना ये लोकतंत्र और समाज का जिम्मेदार व्यक्ति के लिए ये अच्छे लक्षण होते हैं। ठीक सर, हमने तब भी कहा, अभी भी कह रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके गलती मान लेने के बाद गोधरा या किसी और बातों को माफी मांगेंगे। 100% आप ही का सवाल सुधांशु से पूछ रहा हूं, आप ही का सवाल सुधांशु के ऊपर छोड़ रहा हूं, वो जवाब दे देंगे अभी। लेकिन ये कहते हुए छोड़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आज आप गलती मानते हुए इमरजेंसी को माफी मांग रहे हैं, तो कल आपका संजय झा नहीं हो जाएगा, और परसों से ये नहीं आ जाएगा कि अखिलेश प्रताप सिंह का प्रवक्ता नहीं है। हमने सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। इमरजेंसी के तुरंत बाद माफी मांगी थी। ठीक सर, इमरजेंसी के तुरंत बाद ही माफी मांगी थी। ओके सर। हमारे सर, आप 12 साल के थे तब, माफी मांगी थी। आप 12-13 साल के थे तब, अगर इंटरनेट के हिसाब से जाऊं तो कम से कम दर्जनों बार माफी मांगी। सर, आप 12-13 साल के थे तब, तो कांग्रेस की पर्ची भी नहीं कटी होगी आपकी। सुधांशु त्रिवेदी पैदा ही हुए थे उस साल। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, फिर आशुतोष आपके पास करूंगा कि अखिलेश जी से अपेक्षा करूंगा, जैसे बिल्कुल मैंने शांत से एक भी शब्द बीच के बोले बगैर इनकी बात सुनी, अभी सुन लेंगे जी। इन्होंने अपना सबसे पहला वाक्य बोला, गोधरा के गुनाहगार। अरे जब सर्वोच्च न्यायालय तक से सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, उसके बाद ये बोलना न्यायालय की कितनी बड़ी अवमानना है, इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 60 सांसदों ने अमेरिकन सीनेट को लिख के भेजा था, इससे बड़ा राष्ट्र की संप्रभुता का अपमान नहीं हो सकता था। न्यायालय के निर्णय के बाद अब इन्होंने कहा 4 जजों ने, फिर इन्होंने गलत बयानी की। 4 जजों ने सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर आक्षेप लगाया था, सरकार पर नहीं। सरकार पे आरोप, इमरजेंसी के दौरान जिन 3 जजेस को सुपरसीड किया गया था, उन्होंने सीधे सरकार पर आरोप लगाकर अपनी कुर्सी छोड़ी थी। और इमरजेंसी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन सिन्हा के निर्णय के कारण इंदिरा जी के समक्ष उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट के कारण हुई थी, यह स्थापित सत्य है। तीसरा, इन्होंने कहा माफी मांगी।
मुझे एक कांग्रेस अध्यक्ष का बयान दिखा दे। मैं बच्चा था, मुझे अच्छी तरह याद है, 1985 में 10 वर्ष पूरे हुए थे इमरजेंसी के। राजीव गांधी जी से पूछा गया था, मैं चुनौती कहता हूं, रिकॉर्ड पे निकलवा के दिखवा लीजिएगा उस जमाने के प्रेस स्टेटमेंट में। उनसे पूछा गया 10 साल हो गए इमरजेंसी के, क्या आप मानते हैं क्या गलती थी? राजीव जी का बयान था, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी या परिस्थितियों की आवश्यकता थी, गलती का गा भी नहीं था। और क्षमा मांगने की बात वो होती है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज मैं कहता हूं अखिलेश जी, आप कह दीजिए कि राजीव गांधी ने या गलत कहा था, यह निंदनीय बयान था या भर्त्सना योग्य बयान था। ओके सर, इमरजेंसी पे चर्चा कर रहे हैं, सिख दंगों पे लगातार बात होती है, जब जब होती है सवाल उठता है। आशुतोष, क्या देश में बोलने की आजादी नहीं है? आप अक्सर ये बात लिखते हैं, तो आज बोल के बताइए कि बोलने की आजादी नहीं है या नहीं? आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं जिस सवाल का जवाब आपको खुद पता है और मुझे भी उस सवाल का जवाब पता है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, कई चीजें हैं और उन चीजों को समझने की जरूरत है, और वो इसलिए समझने की जरूरत है कि मैं कई बार दोहरा चुका हूं, आज की तारीख में हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। किसी भी टीवी चैनल के इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, ऐसी कोई हिम्मत नहीं, ऐसी कोई हैसियत नहीं जो देश के प्रधानमंत्री, मतलब जब आप अन्ना का प्रचार कर रहे थे टीवी पे बैठ के, टीवी में काम करते हुए, तब स्वतंत्र था मीडिया। मुझे इसीलिए कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए। सर नहीं, ये तो गलत सवाल। अब आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं क्या सर? और फिर आप कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार आप हैं, मैं नहीं हूं। तो मुझे बोल लेने दो, उसके बाद आप बोलिए ना सर। और ये एक ऐसा सच है जिसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सवाल पूछा इसलिए पूछा। एक लंबी फहरिस्त संपादकों की जिनको अपने पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने यहां आकर कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जो लोगों को पसंद नहीं थे, या जो लोग उन सवालों को जो है वो अलग अलग तरीके की बातें करते थे। मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे जो आरएसएस के गठन के पहले मुसोलिनी से मिलने गए थे? कौन लोग थे वो? इसका जवाब कभी नहीं दिया जाता। वो कौन लोग थे जो ब्राउन शर्ट और ब्लैक शर्ट की जगह पे फिर वो दूसरे तरीके की शर्ट पहनने की कोशिश की? मैं उन सब सवालों में नहीं जा रहा हूं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जो गलती कांग्रेस पार्टी ने 1975 में की थी, वो गलती आज देश उसी तरीके की स्थितियों से गुजर रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह आपके चैनल पर आकर कह रहे हैं कि यहां संवैधानिक अधिकार था। अखिलेश जी, आपको कम से कम आज इस चैनल पर आकर इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। आपातकाल हिंदुस्तान के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है, लेकिन आज जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र है, उनको भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, पूछना चाहिए क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र है, और क्या वाकई मीडिया जो कहना चाहता है वो कर सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है अमित शाह से सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। और मैं एक मिनट मैं एक सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप इस कार्यक्रम में, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते, अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में? या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया, इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप आज तो दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी, तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज, प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है आशुतोष जी, कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी,
फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया जा रहा, और फिर जनता मान लेगी। ये आपने बिल्कुल यही इस देश को समझने की जरूरत है आज की तारीख में, कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने, सर, वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, काशीराम ने उसके बाद मुझसे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसी यह भी सच्चाई है इस देश की, यह भी इस बात की इस देश की सच्चाई है। काशीराम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। यह बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया था कि काशीराम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। अब फिर भाई आप चुनौती वाली बात पे आ गए। नहीं, क्योंकि लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आप भाई पत्रकार होते हुए आप पार्टी से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसका क्या मतलब रहा? अब उस बात पे नहीं जाते ना, क्योंकि आपके करियर ग्राफ पे चर्चा नहीं है। यहाँ एक बड़े परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात हो रही है, और बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि जब आप टीवी पर बैठकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप वेबसाइट पर लिखकर ये कहते हैं मुझे की आजादी नहीं है, आप ट्वीट करके ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, फेसबुक पे वीडियो बना के कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, तो संगीत रागी और कौन सी आजादी चाहिए? भाई क्या वो जयवीर वाली फिल्म की तरह पानी की टंकी में चढ़ के बोलना है क्या? 10 सेकंड रोहित, 10 सेकंड रोहित जी, आशुतोष जी, ये मेरा आपका पर्सनल डिबेट नहीं है ना सर। संगीत रागी बोल रहे, कुछ पर्सपेक्टिव वो भी देंगे, फिर वापस आपके पास आऊंगा। पक्का रहा? रोहित जी, संगीत रागी, रोहित जी, पूरा देश जानता है कि एक चैनल ऐसा है जो शाम 6 बजे से लेकर के सुबह रात के 10 बजे तक लगातार नरेंद्र मोदी को गाली ही देता है। मैं ऐसे 10 ऐसे वेबसाइट और पोर्टल को जानता हूं जो प्रतिदिन सरकार से लाखों सवाल करते हैं। आज के दिन में सरकार से सवाल पूछने पर प्रतिबंध लगाया ही नहीं जा सकता है। एक बात और मैं जानकारी देना चाहता हूं, श्रीमती गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो उनका कैबिनेट भी नहीं जानता था। वो सीधे वो अपने डिसीजन लेकर के ऑल इंडिया रेडियो पर डिक्लेयर की थी, और उनके कैबिनेट के मंत्री नहीं जानते थे। और उसी रात जितने दिल्ली के अखबार के बड़े बड़े दफ्तर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इन सारे की बिजली काट दी गई थी। 2 दिनों तक अखबार छापने से रोक दिया गया था। बाद में जब इंडियन एक्सप्रेस ने जब छापा तो वो खाली पेज था, ब्लैंक पेज था। क्या वो स्थिति आज है क्या आशुतोष जी? और मैं गवाह हूं, क्योंकि मैं बता रखा हूं, मैं सुधांशु त्रिवेदी से बड़ा हूं। आज मुझे पता लगा, मैं 1966 का पैदाइशी। मैं उस समय जानता हूं, अपने स्कूल में और अपने पिता को देखा था भागते हुए, अपने शिक्षकों को देखा था भागते हुए। गांव में लोगों को खदेड़ करके उनको अरेस्ट करके नसबंदी किया जाता था। ये भी मुझे याद है। वीरान हो जाया करते थे। एक समय कहा जाता था कि चाइना में स्कूल के अंदर माओ की फोटो हुआ करते थे, और बच्चों में यह दहशत हुआ करता था कि कॉमरेड माओ जानता है कि कौन लाल सलाम है, कौन लाल सलाम नहीं है। वो स्थिति, वो दहशत देश की जनता में थी। यहाँ पर स्कूलों में, संगीत जी, लेकिन तुलना करना संगीत जी, लेकिन इस बात को तो आप नहीं नकार सकते ना कि ये आरोप आज भी लगता है। बहुत सारे अखबारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए उनके विज्ञापन सरकारी कट हो जाते हैं अचानक से, धीमे से वो खींच लिया जाता है हाथ पीछे से। क्या ये झूठ है? बहुत सारे पत्रकारों पर अलग अलग राज्यों की सरकारों में, उसमें कांग्रेस की सरकारें भी आएंगी, उसमें बाकी सरकारें भी आएंगी, जहां ये आरोप लगता है कि पत्रकार सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बात लिख दे या कोई ऐसी खबर छाप दे तो उस पर एफआईआर हो जाती है। अरे ये तो जुटला सकते हो तो बता दीजिए। लोग आज भी जानता है कि महाराष्ट्र के अंदर पत्रकारों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है। यह भी जानता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, 1 साल सरकार रही, कैसे पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया। राजस्थान में कैसे पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 70 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, वामपंथियों ने जो बौद्धिक वर्ग में इन्वेस्टमेंट किया था,
उनका जो डोमिनेंस है वो टूटा है। यही कारण है कि वो तड़प तड़प के मछलियों की तरह वो इधर उधर। राडिया टेप को कौन नहीं जानता है साहब? कौन ऐसे पत्रकार थे, बड़े बड़े पत्रकारों का मैं नाम गिना दूंगा, जो कांग्रेस की मंडी में बैठा हुआ करते थे, जो कांग्रेस के लिए काम करते थे। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने पत्रकार उसमें शरीक थे? टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स का मैं नाम गिनाऊं क्या? कितने बड़े बड़े पत्रकार और कौन कौन से एडिटर जो है वो राज दरबारी काम करते थे, और आज वो कहेंगे कि गोदी मीडिया हो गई है। इसलिए क्योंकि आपके नैरेटिव को एक काउंटर नैरेटिव इस देश में मिलने लगा है। ठीक है, इसीलिए दुखी हैं। मैं आपकी बात पर आशुतोष से कमेंट दूंगा, उसके पहले नहीं, इसीलिए आपको अंजना ओम कश्यप चुभेगी, नहीं सर, इसलिए आपको सर मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए और पत्रकार आपसे चुभेंगे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी को भी शहीद या किसी को भी राष्ट्रवादी ब्रांडिंग आप लोग मत कीजिए। उसका सीधा कारण है क्योंकि उसमें फिर लोग अपने अपने नफे नुकसान तलाशेंगे और उनको कंधा देके ऐसे ही टीवी पर ले आएंगे जैसे अभी आशुतोष जी ले आए थे। संगीत जी एक सेकंड, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा आशुतोष से। उसके पहले जरा सुधांशु और अखिलेश जी के पास वापस आ जाऊं फटाफट से। सुधांशु, जो आरोप आशुतोष ने लगाए उस पर आपका जवाब फटाफट से। बिंदुवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने कहा तो मैं कहना चाहता हूं, विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री के लिए जितनी संख्या में और जिस प्रकार के अभद्र, अशिष्ट और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं चुनौती से कहता हूं 70-72 साल के इतिहास में भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया होगा। जलवाए जलाल के साथ किया गया है, मीडिया में बैठकर किया गया है, अखबारों में, वेबसाइट पे लिखते हुए किया गया है। उसके बाद अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं। मुसोलिनी का उन्होंने विषय कहा तो मुसोलिनी में किसके पिताजी या परिवार के लोग थे उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इंदिरा जी तो छोड़ दीजिए, मजरू सुल्तानपुरी को नेहरू जी पे टिप्पणी करने के लिए जेल हो गई थी। किशोर कुमार के ने एक केवल संजय गांधी के कार्यक्रम में आने से मना कर दिया था कांग्रेस के कार्यक्रम में, तो आकाशवाणी से उनके सारे के सारे गाने हटा दिए गए थे। और राजीव गांधी के समय में इंडियन एक्सप्रेस ने बोफोर्स पे सवाल पूछे थे तो बिजली काट दी गई थी। और आशुतोष जी ने याद दिलाया काशीराम जी का, वो तो याद है। अरे 94 में लखनऊ के 2 अखबारों के कार्यालय पे हमला, तोड़ फोड़, 13 सितंबर 1994, चूंकि तत्कालीन सरकार के खिलाफ कोई गलत खबर छप गई थी। और ये बताइए, मोदी जी के खिलाफ इतने पत्रकार लिखते रहे, कब उन्होंने एफआईआर करवाई थी? आज कई राज्यों में एफआईआर हो रही है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के बारे में वह गलत है, आपने रोहित सरदाना से कहा, यह आपका विचार है। मैं भी विनम्रता से कहता हूं, आप यह भी कहिए कि आपको लगता है प्रधानमंत्री जी गलत है, तो यह भी कहिए राजीव गांधी फाउंडेशन चाइनीज एम्बेसी से पैसा लेता था। क्लियर करे गांधी परिवार कि क्यों पैसा लेते थे, कितना पैसा लिया था और वो पैसे का प्रभाव क्या था। दोनों बातें बोलिए, बिल्कुल स्पष्टता और ईमानदारी है। और अंत में कहूंगा, पत्रकार विचारों का प्रवाहक होता है, और कोई कहे विचार के प्रवाह में विचारधारा नहीं होती तो यह गलत है। बस विचारधारा पत्रकार के रूप में मर्यादा में रहनी चाहिए। जब मर्यादा के बाहर हो जाती है तो फिर आप एक वैचारिक आंदोलन के प्रतीक हो जाते हैं, ना कि एक पत्रकारिता के प्रतीक। अखिलेश जी बोलिए अपनी बात, और उसके बाद आशुतोष आपसे सवाल हुए 2 तो आपके पास आ बोलिए। रोहित जी, आज बीजेपी हिंदुस्तान में चारों तरफ से घिरी हुई है और पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के लिए गुस्से में है। उसे ध्यान भटकाने के लिए लोग नए नए सगुफे लेके आते हैं, नए नए बातों को उछालते हैं। आज चीन किस तरह से हमारी अखंडता और संप्रभुता पे एक आफत बना बैठा है, उससे बात इतर जाए। बीजेपी को उस पर ध्यान न दे करके, जो सबसे प्रायोरिटी की चीज है उस पर बात ना करके, उस पर लोगों के सुझावों को न सुन के, उन पर डिफेंस की बात को न मान करके इधर उधर की बातें करते हैं। आप देखिए आज किस तरह से अघोषित इमरजेंसी है। जितने हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे आप गिनना शुरू करिए, न्यायपालिका, ईसी, चुनाव आयोग, सीवीसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरबीआई, क्या ये अपने वजूद में आज हैं? अपने वजूद को परिणति दे पा रहे हैं? किस तरह से इनको दबा करके और मुट्ठी में रखा गया है, इसी को बोलते हैं अघोषित इमरजेंसी। इनको दबाना मतलब ये आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे इसलिए दबे हुए। आपके हिसाब से कर रहे होते तो सब ओके होता। क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे बीच में आए अखिलेश जी जिसमें आपको सूट करने वाला नैरेटिव आया, तो आपने कहा कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है,
जहां आप चुनाव जीत जाते क्या हैं चीज? वहां ईवीएम ठीक मानते हैं, चुनाव आयोग को ठीक मानते हैं, जहां चुनाव हार जाते हैं उस दिन ईवीएम खराब होती है, जहां सीबीआई का कोई मामला आपके पक्ष में चला जाता है आप कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, और जहां आपके खिलाफ जाता है आप कहते हैं कि बीजेपी ही सबसे पहले अदालतों में गई थी ईवीएम के खिलाफ। हाँ गई थी ना, सबसे पहले गई थी। और 22 जितने दल हैं सिर्फ एक्सेप्ट बीजेपी, वो सब इस बात को जब मान रही थी तो क्यों नहीं मानते? तो सीबीआई किस तरह को से तो विधायक तोता खरीदते तो हैं? आपके सरकार में सुन, कहा मेरी था बात अदालत सुन ने। लें। आपने अच्छा तब तोता थी सीबीआई। मेरी बात सुन लें। हाँ, मैं सुन रहा हूं अच्छा सर। पॉइंट उठाया, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या राजभवन में बैठ के की जाती है, किस तरह से विधायक खरीद के लूट के लिए जाते हैं, किस तरह से राज्यसभा लूटे जाते हैं, किस तरह से एक एमएलए वाला सरकार बना लेता है, 32 वाला देखता रह जाता है। तो आप भी तो ये क्या हिसाब कर ही चीजें रहे हैं? मणिपुर में भी। सजा याफ्ता वही सब तो आप भी कर रहे हैं। मंत्रियों को जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है विधानसभा हाई कोर्ट से, वो अभी भी गुजरात में मंत्री बने बैठे हैं। ये कौन सा संविधान की रक्षा है? इसके पहले भी एक मंत्री का, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो भी सजा हुई थी, सुप्रीम उनको नहीं हटाया गया था। कई मंत्रियों पर केस चलते रहे मोदी जी के मंत्रिमंडल में, लेकिन वो मंत्रिमंडल से नहीं हटाए गए। आज तक मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये स्वभाव बताता है व्यक्ति का। भाई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, सीधा बोलिए ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो हम मान लेंगे। प्रश्न इतना सब भूमिका बांध के आप बोल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। लोकतंत्र में राष्ट्र का मुखिया जवाब नहीं देगा। ओके ठीक सर, सिर्फ अपने मन की बात करेगा। ओके अब मैं आशुतोष आपके पास, यही तो सोच है। ठीक, यही बड़ी खतरनाक सोच है ये। आशुतोष अब मैं आपके पास लोकतंत्र सवालों जवाबों का प्रतिदान होता है। ठीक सर, ओके एग्री। जो सत्ता पे बैठा है उसे जवाब देना है। ठीक सर, सिर्फ अपनी बात नहीं कहना है। ओके सर, और आज वही चल रहा है। ओके सर, ओके ओके। आशुतोष अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल संगीत रागी और सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया, क्या मतलब अब पत्रकारिता में यह भी है कि भाई बीजेपी को घेरना और कांग्रेस को डिस्काउंट देना है? नहीं, जो मतलब तभी आदमी निष्पक्ष होगा आपकी नजर में? सवाल देखिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन का काम आप लोग करते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो जानता हूं कौन सर्टिफिकेशन का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम है लालकृष्ण आडवाणी, और लालकृष्ण आडवाणी ने 2016 में इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज देश के अंदर लोकतंत्र को कुचलने वाली शक्तियां इमरजेंसी से समय से ज्यादा पावरफुल हैं। ये लालकृष्ण आडवाणी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। चलिए, अच्छे लगे आपको लालकृष्ण आडवाणी के शब्द भी। उसके पहले तो आप उनके बारे में क्या क्या बोलते थे ये भी सबको पता है। मैंने देखो रोहित, इस डिबेट में जाओगे तो दिक्कत होगी, इसलिए क्योंकि आशुतोष के पर ये आज बहस नहीं हो रही। बहस इस बात की हो रही है कि दरअसल आप अपने दोस्तों के नाम गिनाने लगे जिनकी नौकरियां चली गई। मैंने तो शुरू नहीं किया सर पर्सनल डिबेट बनाना उससे। अब या तो संगीत रागी बताए या सुधांशु त्रिवेदी बता दे कि भाई लालकृष्ण आडवाणी जो है वो गलत कह रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो बात बिल्कुल अलग है। नहीं, अभी आपके चैनल पे मेरी बात का जवाब तो दीजिए कि लालकृष्ण आडवाणी की बात आपको 16 के बाद से ही क्यों अच्छी लगने लगी? उसके पहले तो आपको वो कट्टर हिंदुवादी लगते थे जिनको प्रधानमंत्री बनाने की बात बीजेपी करती थी तो आप काट खाने दौड़ते थे उनको। आज भी ऐसे आदमी को कैसे बना देंगे? आज भी मैं कहता हूं कट्टर हिंदुवादी, आज भी मैं कहता हूं, मैं उससे थोड़ी हट रहा हूं। लेकिन उनका जो मामला आपको सूट करता है उसको आप उठा लेते हैं और फिर भी आप निष्पक्ष रहते हैं। नहीं, मैं कहता हूं आप मेरी बात, क्योंकि निष्पक्षता का सर्टिफिकेट आपने जारी करना है खुद, तो वो आप अपने पास रख लेते हैं और दूसरे का खारिज कर देते हैं। लालकृष्ण आडवाणी की बात का यकीन कर लें। अब मैं दो चीजें और कहना चाहता हूं। पत्रकारिता की कॉकस में तो बोलिए। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने आपके चैनल बोलिए ना सर, जिसमें से आप शहीद चुन के निकालते हैं, लेकिन राडिया टेप का जिसका जिक्र किया अभी उन्होंने, उन पर आप लोग चुप हो जाते हैं बिल्कुल। उस कॉकस पर नहीं बोलते आप। अभिव्यक्ति की आजादी क्या ये है कि आदमी दफ्तर से फोन करके मंत्री डिसाइड करवाए? रोहित किसी के कहने पर लेख छापे अखबार में, वो भी लॉबिस्ट के। राडिया टेप पर अगर कोई नहीं बोला तो क्या आज जस्टिफाइड हो जाएगा क्या कि इस हिंदुस्तान के टीवी चैनल सुबह से शाम तक लेकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की आलोचना करेंगे, सिर्फ आम आदमी पार्टी की आलोचना करेंगे, देश के प्रधानमंत्री सवाल नहीं करेंगे? क्या आज के टीवी चैनल में बैठकर तथ्यों की ऐसी तैसी करेंगे? एक दिन बता दीजिए ऐसा जिस दिन आप यहाँ बैठे और आपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया। एक दिन बता दीजिए ऐसा जिस दिन आप सवाल नहीं कर पाए पीएम से यहाँ बैठकर। रोहित, आप या एक दिन बता दीजिए जिस दिन आप अपने वेबसाइट पर आप सवाल करके आशुतोष जी, मैं वही करता हूं। दिक्कत यह है केवल कि आपकी जुबान में नहीं करता। आपको लगता है कि शब्द भी मैं डाल दूं रिटायर होने के बावजूद, और ये मेरी जुबान में पूछे तभी मैं इनको सर्टिफाई करूंगा कि तुम निष्पक्ष हो, वरना मैं खारिज कर दूंगा निष्पक्षता का सर्टिफिकेट। आप नहीं करते, कहा ना, ये सर्टिफिकेशन आप लोग करते हैं। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बाहर बैठकर। सारे सरकारी अफसर
जो रिटायर हो जाते हैं वो यही करते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े खुलासे करते हैं, जबकि नौकरियों में रहते हुए वो वही सब कारनामे करने में लगे रहते हैं जिनका बाद में उन्हें खुलासा करना है किताब लिख के। वही आप भी कर रहे हैं। रोहित बात को आप नहीं करते, अब आप उसको लपेटने का काम कर रहे हैं, बात बिल्कुल अलग है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपने मुझ पर आरोप लगाया, मैंने आपकी बात पकड़ी इसीलिए। आप मुझे एक प्रोग्राम करिए जिसमें आपने बताया कि भारत के अंदर जो चीन घुसा उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। रोज हो रहा है, नेहरू जिम्मेदार है, रोज हो रहा है, उसमें बैठ के आप बोलेंगे ना नेहरू जिम्मेदार है, या मैं बोलूंगा? आप करिए ना, आप बोलेंगे ना मोदी जिम्मेदार है, या मैं बोलूंगा? मैं तो स्थितियां सामने रखूंगा ना आशुतोष जी। यही तो आप लोगों को इस देश के पत्रकारों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए जो लकीर खींचनी थी निष्पक्षता की, वो आप नहीं खींच पाए क्योंकि आप यहां बैठकर चुनाव लड़ने की तैयारी करते रहे, और इसीलिए आप पक्षपाती होते हुए भी अपने आप को निष्पक्ष बताते रहे। गलत बात बिल्कुल नहीं, गलत बात और अब हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जो पक्ष हमने चुना वही तुम भी चुन लो। रोहित एक जिस दिन आप करेंगे ट्रांसग्रेशन के लिए, जिस दिन आप मोदी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करेंगे, उस दिन आप एंकरिंग नहीं करेंगे। डेली करता हूं सर, डेली करता हूं, और यहां बैठ के कह रहा हूं, टीवी पर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये मेरा आपका निजी बहस नहीं है, फिर भी कह रहा हूं डेली करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, जब तक ये मामला चलेगा लगातार करूंगा। वो नहीं करते आप लोग? बिल्कुल करता हूं मैं, यहाँ पर कभी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठोक कर कह रहा हूं कि करता हूं, और आपको चैलेंज कर रहा हूं कि करता हूं। कभी नहीं करते आप लोग, कभी नहीं करते। मैं फिर वही कह रहा हूं ना, दिक्कत ये है ना सर, आप लोग हो गए मौलाना जो बाहर एकदम सर्टिफिकेशन करते हैं कि नहीं ये तो सच्चा मुसलमान नहीं है, खारिज कर देते हैं। ऐसे ही आप लोग तय करते हैं ये तो सच्चा पत्रकार नहीं है क्योंकि मैंने सर्टिफाई नहीं किया। तो सर ये तो अच्छा है, फिर तो भाई चित भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा मेरी जेब में। उसके बाद तो फिर बहस की क्या गुंजाइश? वो तो ये बात है ना, जबरा मारे सोने रोने भी ना दे। हाँ यही आप कर रहे हैं ना, आपकी बात आप करना चाहते हैं। कौन यकीन, आपकी बात का कौन यकीन करा? बाहर निकल आइए मेरे साथ, कैमरे के साथ। ना सर, अभी पता चल जाएगा नहीं होता ना आशुतोष जी। मैं फिर कह रहा हूं ये बहस मेरा आपका निजी नहीं है, ये एक बड़े परिप्रेक्ष्य का बहस है जिसमें अपने यारों, दोस्तों, पुराने मित्रों, साथियों को लाके उनको शहीद बता के आप कुछ देर के लिए उनकी वाहवाही तो बटोर लेंगे, लेकिन एक बड़े पर्सपेक्टिव में इस देश के लिए आप क्या लकीर खींच रहे हैं? क्या इसकी चिंता नहीं करेंगे संगीत रागी? इसकी चिंता नहीं करेंगे क्या? देखिए रोहित जी, जो लोग स्वयं वैचारिक खूंटे से बंधे हुए हैं वो दूसरों की पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। आशुतोष ने कभी मैंने नहीं सुना कि आशुतोष ने अरविंद केजरीवाल को उच्छृंखल राजनेता बोला हो, क्योंकि उनके साथ काम किया है इन्होंने। नहीं सुनिए, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, इसीलिए बात नहीं कर रहा। ऐसे मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं आशुतोष जी, बंद कर दिया, पढ़ाई लिखा बंद कर दिया आपने, इसलिए आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम, पढ़ना लिखना बंद कर चुके हैं। आपको चार दीवारी में बैठ करके बात करना और बात है, और टेलीविजन मीडिया पर बैठ करके बोलना और बात है। आपको राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म आपको यदि दर्द देता है तो मैं मान करके चलूंगा कि आप सच्ची पत्रकारिता के वाहक नहीं है। आपको राहुल गांधी से भी उतने ही सवाल करना चाहिए थे यदि नरेंद्र मोदी से आपने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी तो मैं क्या कर सकता हूं उसको? आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको जितना व्यक्तिगत मुझ पर आरोप लगाना है लगाइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग वैचारिक खूंटे से बंधे हुए राइट विंग को क्रिटिसाइज करते थे, राइट विंग का एक अपना नैरेटिव 70 साल में खड़ा हुआ है, जब आज आप हाशिए पर धकेल दिए गए हैं तो आप दूसरों को सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिए हैं। आपको लगता है हाशिए पर धकेल दिए गए? अरे सर सुनिए तो सही, इसलिए वे हर लोग जो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं उनको किसी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं धकेला है, इस देश की जनता ने धकेला है। आप सोशल मीडिया पर कहां स्टैंड करते हैं ये भी पता है। ये तो सोशल मीडिया को तो नरेंद्र मोदी जी ने ही कंट्रोल करते हैं, बीजेपी का मीडिया तो कंट्रोल नहीं करता है। वहां अपने आपको अपने आईने में देख लीजिएगा कि आप कहां चाहते हैं। संगीत जी, एक बड़ा आरोप चाइना के मुद्दे पर भी देख लीजिएगा। एक बड़ा आरोप अखिलेश प्रताप सिंह ने बीजेपी सरकार पर लगाया, और वो आरोप ये था सुधांशु त्रिवेदी की सारी संस्थाएं आपके दबाव में हैं, और ये आरोप आज पहली बार नहीं लगा, पिछले 5 साल से लगातार लग रहा है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं हमारे यहां तो सब आजादी है, एकदम लोकतंत्र है, खुली छूट है। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया
जितनी आलोचना, जितनी भर्त्सना, जितनी गालियां मोदी जी को मिली हैं आज के समय में वो चल रही समस्या जानते हैं क्या? मैं थोड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट बात कहना चाहता हूं। इमरजेंसी ने एक बड़ा भारी काम किया था। भारत में वास्तविक लोकतंत्र इमरजेंसी के बाद आया, क्योंकि उससे पहले सरकार और पार्टी एक ही थी, इसको सत्ता में रहना था। केवल इंटरेस्ट का पॉइंट ये होता था कि सीटें कितनी आगे ज्यादा पार्टियां बदलने की शुरुआत यानी वास्तविक डेमोक्रेसी उसके बाद आई। वैसे ही आज का जो कालखंड है ना, ये एक इंटेलेक्चुअल कंट्रोल था, जिसमें कि बड़े 3-4 स्थापित सिद्धांत थे कि आप भाजपा की आलोचना करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भर्त्सना करें, विश्व हिंदू परिषद को गाली बके, भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव करें, हिंदू होने पर शर्म का अनुभव करें, मार्क्स और मैक्स वेबर को महान बताएं, तब आप इस देश में या दिल्ली के उस एलीट क्लास में आप बौद्धिक माने जाते थे, आप वास्तविक पत्रकार माने जाते थे। अब वह वर्चस्व समाप्त हो रहा है। जैसे जमींदारों, जागीरदारों, राजाओं की जब जमीनें गई थी, उन्हें बड़ा बुरा लगा था हमारा एक छत्र वर्चस्व क्यों जा रहा है। अब यह बौद्धिक लोकतंत्र आ रहा है, दूसरे विचारों को भी स्थान मिल रहा है, समान स्थान मिल रहा है, इसलिए जिनकी जागीरदारी जा रही है उन्हें समस्या है। इसीलिए मैं एक बिंदु कह के और अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, जो कह रहे हैं कि चीन अंदर आ गया था और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए, चलिए मैं कांग्रेस की बात मान लूं कि वो तो कहते थे 5 किलोमीटर अंदर आ गया, तो आज के सैटेलाइट इमेज जो दिखा रहे हैं इसका मतलब हमने 5 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया। तो 1979 की वियतनाम हार के बाद ये चीन की सबसे बड़ी पराजय पहली कही है। नहीं तो और मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आके खुल के बोले, अरे तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी आगे बोलती कि 2008 का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता और राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया, कितना लिया, क्यों लिया या नहीं लिया, आके बोल दीजिए। तो वहां पर तो पारदर्शिता नहीं है और यहाँ पर अनेक प्रकार के आरोप है, जबकि तब के सारे उनके विरुद्ध है। अखिलेश जी बोलिए, जवाब दीजिए। अगर समय बचा तो आशुतोष से कमेंट लेंगे फटाफट। रोहित जी देखिए, आज जो बीजेपी की सरकार है वो क्या है, उसकी लोकतंत्र में कितनी आस्था है या कितनी वो लोकतांत्रिक है, ये बहस का विषय आज नहीं है। बच्चे को पता है, जो लोग बीजेपी में हैं उनको भी पता है कि वो अगर जहां 2 लोगों की सिर्फ सरकार है, 2 लोगों, तीसरे की कहीं कोई से हो तो इन लोगों को भी पता है कि नहीं, सब बाहर भी जो लोग उनको भी पता है। तो ये कहना कि हम किस मंत्री को क्या अधिकार है, किस मुख्यमंत्री को क्या अधिकार है, सरकार के फायदे कैसे चलती है, निर्णय कौन लेता है, बोलता कौन है, ये इन चीजों पे बहस की कोई आवश्यकता या जरूरत आज की तारीख में है ही नहीं है। कुछ शेष बचा ही नहीं है। रोहित जी कुछ बोला क्या आपने? रोहित जी मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से अलग करके देखना चाहिए। संगीत जी, उनकी बात पूरी हो जाए ना, एक बार उनकी बात तो पूरी करिए। अब मैं तो सोचा संगीत रागी जी बॉर्डर पे गए होंगे, क्योंकि सरसंघचालक जी ने बोला था जो काम सेना 6 महीने में करती हम 3 दिन में कर लेते हैं, और इनके नंबर 2 ने कहा था कि मंत्र पढ़ करके हम चीन को हरा देंगे। मंत्र पढ़ो, तो मंत्र पढ़ते हुए मिलना चाहिए था। आज ये लोग अपने आप को छद्म राष्ट्रवादी बनते हैं, और सिर्फ जो लोगों ने देश को आजाद कराया, एक दूसरे को बॉर्डर पर मत भेजिए, जो लोग बॉर्डर पे हैं केवल उनके साथ खड़े रहिए, उतना ही पर्याप्त है। वो जवाब देने में सक्षम हैं, बस आप लोग उनके हौसले मत तोड़िए यहाँ से इस तरीके के बयान देकर। एक दूसरे को बॉर्डर पर भेजने की जरूरत नहीं है। और रही बात अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है, तो जो बातें इस बहस के दौरान पिछले 1 घंटे में हुई हैं, चाहे वो पक्ष में हुई हो चाहे वो विपक्ष में हुई हो, उनको सुनने के बाद आप ये खुद तय कर सकते हैं कि व्यक्ति की आजादी है या नहीं है तो ये बोल पा रहे थे, नहीं है तो फिर ये कैसे बोल पा रहे थे इतनी देर से, ये आप तय कर लीजिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ा पर होगा। सवाल आशुतोष से लेना चाहते थे लेकिन समय इजाजत नहीं दे। ब्रेक के बाद लौटते हैं, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।